और अब बात मणिपुर की, जिसे लेकर लगातार प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, रोज संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही और अब तो विपक्ष के नेता मणिपुर जाकर भी राजनीति करने वाले हैं। लेकिन आज हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो उन तमाम लोगों को सावधान करने वाली है जो मणिपुर को लेकर सियासी खेल खेल रहे हैं, क्योंकि मणिपुर बहुत संवेदनशील है। वहां ऐसे जातीय संघर्षों का बहुत पुराना इतिहास रहा है। अलग अलग जाति समुदायों के बीच सदियों से हिंसा होती आई है और एक बार जब हिंसा का यह दौर शुरू होता है तो फिर 5-5 साल तक यह हिंसा नहीं रुकती। यह जातीय संघर्ष बहुत खतरनाक है, इसलिए मणिपुर पर सवाल उठाने की बजाय उसका हल खोजने पर ज्यादा जोर होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। कोई बोलने नहीं देंगे। संसद में मणिपुर सड़क पर मणिपुर विपक्षी इंडिया वाले एक बार फिर से मणिपुर जाने वाले हैं। जाहिर है इरादा पूरी राजनीति का है, लेकिन मणिपुर है क्या? मणिपुर को समझने के लिए पहले जरा नॉर्थ ईस्ट को देखिए। यह है पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से भी बड़ा है। यह शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्रफल 2,62,184 वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। यूपी से बड़ा होने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा जटिल भी है, क्योंकि इसकी सीमाएं 5 देशों से लगती हैं: म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। इसी वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की खास नजर होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के डिस्टर्ब होने का मतलब है भारत के लिए बड़ा खतरा। जो लोग मणिपुर की वजह से यह कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक क्या किया, उन्हें यह सच भी देखना चाहिए कि मोदी ने पूर्वोत्तर को शांत करने के लिए क्या किया है। साल 2014 से 23 तक, यानी मणिपुर हिंसा से पहले तक, पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8,000 अलगाववादी संगठनों ने हथियार डाले। 2005 से 2013 और 2014 से 2022 की तुलना करें तो नागरिकों की मौत में भी 82% की कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मौत में 62% की कमी आई है और इंसर्जेंसी की घटनाओं में 68% की कमी आई है। लेकिन अभी मणिपुर क्यों सुलगा हुआ है, यह समझने के लिए आपको मणिपुर में रहने वाले लोगों को समझना होगा। मणिपुर में कई जातियां और जनजातियां हैं। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मणिपुर में लगभग 30 के आसपास जातियां और जनजातियां मौजूद हैं। इनमें सबसे प्रमुख जाति है मैतेई, जिनकी जनसंख्या मणिपुर की कुल आबादी का 60% है। 2 बड़ी जातियां रहती हैं, कुकी और नागा। नागा की संख्या 24% है और 16% के करीब कुकी रहते हैं। जाति और जमीन का झगड़ा कैसे पूरी नस्लीय हिंसा की वजह बना, यह समझने से पहले मणिपुर का बहुत संक्षेप में छोटा सा इतिहास भी देख लीजिए। मणिपुर के महाराजा बुधाचंद्र ने 21 सितंबर 1949 को भारत के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उसी साल 15 अक्टूबर को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। मणिपुर स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया था और एक निर्वाचित विधायिका के माध्यम से सरकार का गठन भी हो गया। 1956 से लेकर 1972 तक मणिपुर केंद्र शासित राज्य बना रहा। इस बीच अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीतिक और छात्र संगठनों का उग्र आंदोलन भी चलता रहा। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन इसी के साथ मणिपुर में इंसर्जेंसी और आतंकवाद का दौर भी आ चुका था। राज्य में बहुत से अलगाववादी संगठन बन गए जो जातियों के हिसाब से भी बने थे, जिसने जातीय संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाया और अभी भी वही हो रहा है। इससे पहले 1993 में भी ऐसा ही जातीय संघर्ष हुआ था और तब इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए 5 साल का वक्त लगा था। जो लोग आज मणिपुर पर हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर बहुत संवेदनशील है। इस बार 3 मई से शुरू हुआ संघर्ष सिर्फ 72 घंटे में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया।
1993 में जब नगा कुकी संघर्ष हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था, जो 1993 में शुरू हुआ तो अगले 5 साल तक चलता रहा। उस संघर्ष में 750 लोगों की मौत हुई थी। यानी मणिपुर एक बार अस्थिर होता है तो फिर संभलने में अगले 5 साल लग जाते हैं। इसीलिए जो लोग मणिपुर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो जरा सोच समझ कर करें, क्योंकि ये संघर्ष फिर लंबा चलता है और कई तरह से चलता है। 1997-98 में 2 समुदायों के बीच में फिर हिंसा हुई। इस बार पाइते और कुकी के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें 352 लोग मारे गए। यानी उस दौर में मणिपुर में एक ही बार में कई मोर्चों पर संघर्ष हो रहा था और ये पूरा संघर्ष सिर्फ और सिर्फ नस्लीय हिंसा है, जिसका एक टिपिकल पैटर्न होता है। एक जाति दूसरी की दुश्मन हो जाती है, एक कास्ट दूसरे से लड़ रही होती है और कानून व्यवस्था खत्म सी हो जाती है। नस्लीय हिंसा का पहला लक्षण ही यही है कि सरकारी कर्मचारी भी अपनी सरकार की ड्यूटी नहीं करता बल्कि अपनी जाति के लिए लड़ता है। इस बार भी यही हो रहा है। मणिपुर की एक समस्या तो ये जाति है और दूसरी समस्या है जमीन की, यानी झगड़ा जाति और जमीन दोनों का है। मणिपुर में 2 इलाके हैं, घाटी और पहाड़ी। समस्या यह है कि 60% आबादी, जिसमें ज्यादातर मैतेई हैं, वो घाटी में रहते हैं, लेकिन उनके पास जमीन का हिस्सा सिर्फ 10% है। दूसरी तरफ पूरे मणिपुर की 90% जमीन है जो पहाड़ी हिस्सा है और उसमें 40% आबादी रहती है, जिसमें ज्यादातर नागा और कुकी हैं। अब ध्यान से देखिए कि कैसे ये जमीन का झगड़ा इंटरनेशनल भी हो गया है। मणिपुर म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये एक ओपन बॉर्डर है जिसके साथ हमारा 1968 का एक समझौता है। इसके मुताबिक म्यांमार का कोई भी नागरिक भारत में 40 किलोमीटर आ सकता है और वो भारत में 72 घंटे रह सकता है। उसे भारत आने के लिए किसी भी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम इस समय इंडो म्यांमार बॉर्डर के 0 पॉइंट पर हैं। मेरे ठीक पीछे ये फ्रेंडशिप ब्रिज है। 398 किलोमीटर का पूरा एरिया मणिपुर के सामने म्यांमार का लगता है। ये वो बॉर्डर है जो कि पोरस है। यहाँ पर पहाड़ है, पानी है, नाले हैं और इसे गार्ड करना बेहद मुश्किल है। केवल 10 से 12 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां पर फेंस है, लेकिन असम राइफल और भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ इस 398 किलोमीटर के अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉयड हैं। हालांकि कई बार ये कहा गया स्टेट होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि यहां पर करीबन 718 के लगभग लोगों की यहां पर एंट्री हुई है इलीगल तरीके से, लेकिन इंडिया टीवी को मिली औपचारिक जानकारी के मुताबिक दरअसल इसका कोई भी डेटा ऐसा मौजूद नहीं है। और हम आपको यह भी बता दें कि इन सभी इलाकों में असम राइफल और भारतीय सेना की तैनाती चप्पे चप्पे पर है। पिछले कुछ वर्षों से म्यांमार में लगातार सत्ता संघर्ष चल रहा है और 2021 से म्यांमार में सैन्य शासन है। जब म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो बहुत से म्यांमार के नागरिक मणिपुर के जंगलों में रहने लगे और यहाँ धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ने लगा। जाहिर तौर पर ये अवैध रूप से म्यांमार से आए घुसपैठिए थे, जिससे इलाके की डेमोग्राफी भी बदलने लगी। आरोप ये भी है कि म्यांमार से आए हुए लोग मणिपुर के पहाड़ों पर नारकोटिक्स का धंधा भी करते हैं और इस बॉर्डर से ड्रग्स भारत में लेकर भी आते हैं। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। मणिपुर में 2021 में 2700 किलो और 2022 में 10,232 किलो ड्रग्स जब्त हुई। यानी ये सारे मुद्दे लगातार चल रहे थे। एक दूसरे से दशकों पुराना जातीय संघर्ष और फिर डेमोग्राफी बदलना, ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था। इसके बाद हाईकोर्ट में एक याचिका गई जिसमें मैतेई को जनजाति का दर्जा देने की मांग की गई। 19 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मैतेई को एसटी में शामिल करने पर विचार किया जाए। मैतेई समुदाय का तर्क था कि 1949 में भारत में विलय से पहले उन्हें एसटी का दर्जा था और शिकायत थी कि वो पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि बाकी के जनजातीय लोग इम्फाल घाटी में जमीन खरीद सकते हैं। इसके बाद पूरे राज्य में प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि अगर मैतेई भी जनजाति सूची में शामिल हो जाते तो कुकियों और नागाओं का अधिकार कम हो जाएगा, उनके अधिकार और नौकरियां बढ़ जाएंगी। इसके बाद 3 मई को अचानक से हिंसा शुरू हो गई। तुरंत पूरा का पूरा मणिपुर जलने लगा। तीन से 5 मई की झड़पों की खबर दिल्ली पहुंची और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खबर दी गई। प्रधानमंत्री ने तुरंत गृह मंत्री को हिंसा कंट्रोल करने के आदेश दिए।
तुरंत 124 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की भेज दी गईं। इसके अलावा 184 कॉलम्स असम राइफल्स के उतार दिए गए। लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे, क्योंकि ये जातीय संघर्ष था। तो जिन स्थानीय सरकारी ड्राइवरों को फौज को लाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपनी अपनी जातियों के साथ संघर्ष में शामिल हो गए। सेना हवाई मार्ग से मणिपुर में उतर चुकी थी, लेकिन पूरे मणिपुर में जाने के लिए सेना के पास न गाड़ियां थीं और न ही ड्राइवर। लोकल ड्राइवर गाड़ियों को लेकर अपनी अपनी जातियों के साथ चले गए थे। इसके बाद तुरंत असम और मिजोरम से गाड़ियां ट्रांसपोर्ट की गईं। तब तक बहुत से लोग ऐसे थे जो एक दूसरे के इलाकों में फंसे हुए थे, यानी जहां ज्यादा कुकी रहते हैं वहां मैतेई थे, और जहां ज्यादा मैतेई रहते हैं वहां कुकी फंसे थे। तो सेना ने सबसे पहले एक बफर जोन बनाया। वैली और हिल्स के बीच में बफर जोन बनाया गया। जो लोग एक दूसरे के इलाकों में फंसे थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। फिर सेना ने उन्हें रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया ताकि और हिंसा न हो। यही 3 से 6 मई का संघर्ष था, जिसमें सबसे ज्यादा हमले हुए और सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी तक कुल 150 लोगों की मौत हुई है। 3 शव नहीं मिले हैं। 502 लोग घायल हैं। 6065 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 5010 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 17 जुलाई से कोई हत्या नहीं हुई, यानी 18 जुलाई से मणिपुर में शांति है। इस हिंसक झड़प में सबसे ज्यादा नुकसान कुकीज मैतीज का आमने सामने होने के बाद हुआ। लेकिन इस समय हम मोरे में हैं। मोरे में यह सरकारी संपत्ति है जिसे नुकसान पहुंचाया गया। पूरी तरीके से इसे झुलसा दिया गया, आग लगा दी गई, कुछ भी यहां पर नहीं बचा है। और उसके साथ साथ यहां पर जो आए उन्होंने ये चित्र बनाया। इस चित्र में कुकी लैंड की बात की है, AK-47 बनाया है, उसके अलावा स्केलेटन बनाया है, और ये दोनों तरफ यहां पर इसे लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नो एंट्री लिखा हुआ है। आप समझ लीजिए कि इस समय दोनों समुदाय के बीच जो ये हिंसक झड़प हो रही है, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा यहां के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, उसके अलावा अपनी संपत्ति खोई, कुछ भी नहीं बचा। और कल ये अगर सही समय पर यहां पर फोर्सेस नहीं पहुंचती तो स्थिति बद से बदतर होती। यहां पर AK-47 का सिंबल बनाया, ऊपर से शेर बनाया है, कुकी लैंड की बात कही है, और यहां पर लिखा है कि आई सपोर्ट कुकी लैंड। अब आप ये समझिए कि इस हिंसक झड़प में दोनों समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा मणिपुर को भुगतना पड़ रहा है। इस हिंसा में विपक्ष का बड़ा हमला यही है कि प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों हैं और वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे। अब जरा वो भी ध्यान से सुन लें। मोदी ने पहले दिन से ही मणिपुर के हिंसा पर कड़ी नजर बनाकर रखी हुई है। शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री ने लगातार मणिपुर के होम सेक्रेटरी से 1-1 घंटे पर अपडेट लिया। कई बार तो 1-1 दिन में 5-5 बार अपडेट लिया। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, गृहमंत्री क्या कर रहे हैं, संसद में जवाब क्यों नहीं दे रहे। गृहमंत्री तो तैयार हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें बयान ही नहीं देने दे रहा। वैसे 1993 में नगा कुकी संघर्ष में क्या हुआ था, ये भी देख लीजिए। 1993 में संसद में तब के गृहमंत्री ने जवाब नहीं दिया था, बल्कि तब के गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने जवाब दिया था। राजेश पायलट तब 3.5 घंटे के लिए मणिपुर गए थे, जिसमें 2 घंटे वो एयरपोर्ट पर रुके थे और 1 घंटे मुख्यमंत्री के घर पर रहे थे। अब क्या हो रहा है, ये भी देख लीजिए। इस बार खुद गृहमंत्री अमित शाह 4 दिन के लिए मणिपुर में रहकर आए हैं। मौजूदा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 25 मई से 17 जून के बीच राज्य में 22 दिन तक सिचुएशन मॉनिटर की। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है, मणिपुर में शांति कैसे आएगी, ये भी समझ लीजिए। सरकार क्या प्लान कर रही है, हम आपको बताते हैं। पहला काम तो म्यांमार बॉर्डर पर है। म्यांमार और भारत के बीच 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिस पर अब बाड़ लगाने की तैयारी है। इसके अलावा जो लोग मणिपुर में इस बॉर्डर से दाखिल हो रहे हैं, उनका बायोमेट्रिक टेस्ट करवाया जा रहा है, ताकि अगर वो अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने की कोशिश करें तो उन्हें नेगेटिव लिस्ट में डाला जा सके और वो आधार न बना पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।